बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का सीज़न ख़त्म हुआ है पिछले हफ्ते और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ। वनडे सीरीज़ और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये तीसरी मुसलसल सीरीज़ जीता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नज़र आई। पाकिस्तान के बॉलर्स, स्पिनर्स, उसके अलावा बैटर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, शादाब खान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुए। समीर मिन्हास ने पहले मैच में 5 खिलाड़ी आउट किए, डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले वो खिलाड़ी बने वाहिद पाकिस्तान के। और भी बहुत कुछ है। पाकिस्तान ने रेड बॉल कैंप अनाउंस किया है, उसके अलावा वाइट बॉल का कैंप अनाउंस किया है, वो आज से शुरू हो गया है। उसके अलावा और विमेन वर्ल्ड कप भी शुरू होने के दहाने पर है और विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तैयारी कैसी जा रही है उस पर हम बात करेंगे। और भी बहुत से मौज़ूआत हैं। मेरे साथ मेहमान बैठे हैं अब्दुल गफ़ार साहब, कराची स्टूडियो में एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स का के एंकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? दूसरे मेहमान मेरे साथ कराची में कोई नहीं है आज। क्यों नहीं है दूसरा मेहमान? तनवीर कहाँ है? तनवीर भाई एब्सेंट हैं आज। क्यों, कहाँ है तनवीर? अब ये तो आप बताएं। तनवीर साहब अपनी ज़ाती मसरूफियात के लिए इस्लामाबाद में हैं इस वक्त। वो शाम तक वापस आ जाएंगे, तो कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप तनवीर साहब आपके सामने होंगे। उसी तरह से बोलते हैं, हंसते, जैसे वो तज्जिया अपना करते हैं, वो तनवीर से आपकी मुलाकात कल होगी। तो आज जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू दूसरा मेहमान है, इस्लामाबाद स्टूडियो में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वसीम भाई खैरियत से हैं? इस्लामाबाद में मौसम कैसा है? मौसम जैसा मैं कहूँगा पूरे मुल्क में गर्मी है, ठीक ठाक गर्मी है यहाँ, लेकिन ये है कि बारिश गाय बगाए हो जाती है तो उससे थोड़ा फर्क पड़ जाता है, लेकिन दिन में कहूँगा काफ़ी गर्मी है। चलें जी, कराची में गर्मी खासी ज़्यादा है। चलें इस वसीम आपसे शुरू करता हूँ। हैदराबाद की टीम ने कल T20 का फ़ाइनल जीता, नेशनल T20 का फ़ाइनल, जो गुज़िश्ता 2 माह से पेंडिंग था। इससे पहले होने जा रहा था पेशावर में। इसका पूरा टूर्नामेंट पेशावर में हुआ और कल फाइनल आपने देखा लाहौर में हुआ। शादाब खान आपकी स्क्रीन पर हैं, ये हैदराबाद के कप्तान हैं। वसीम बहुत आसानी से हरा दिया कराची वाइट्स को, जिसमें अच्छे नाम थे, शान मसूद थे, उसमें सऊद शकील थे, उसके अलावा अब्दुल्ला फजल थे और उसके अलावा बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी थी। क्या आपको लगा, पिच में फ़र्क था या कुछ और वजह थी? आप बताइए। नहीं, पिच तो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत हेल्प थी अर्ली ऑन, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं कहूँ कि 120 वाला ये पिच था या इतने रन वाला पिच था। और कंसिडरिंग के बैटिंग लाइनअप कराची की बुरी बैटिंग लाइनअप नहीं थी, लेकिन वो सऊद शकील, अब्दुल्ला हो गए, उसके बाद शान थे, तो ये सारे लड़के मतलब एक्सपीरियंस भी है, अभी PSL भी खेल के आए हुए हैं, तो शायद वो जो टेस्ट मैचेस की अभी जो परफॉर्मेंस थी शायद वो उनके लिए थोड़ी सी वो भी चल रही हो और एकदम से फॉर्मेट फिर चेंज हुआ है, तो वो कोई मज़े का फाइनल हुआ नहीं होता ना कि एक फाइनल। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि जब एक फ्लोट टूटता है ना किसी भी टूर्नामेंट का, तो अभी जब ये फाइनल उस टाइम पे होता, कराची एक डिफरेंट उनका मोमेंटम एक चल रहा था, तो शायद वो बेहतर खेल पेश करते, शायद वो जीत भी सकते थे। लेकिन जब इतना बड़ा गैप आ जाता है, उसके बाद डिफरेंट फॉर्मेट लड़के खेलने चलने जाते हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं खेल रहे होते, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन एक्सपेक्ट मैं बेहतर कर रहा था कराची से, और ओबियसली कराची स्टार्टेड ऑफ एज फेवरेट्स, लेकिन कोई फाइट किसी किस्म की भी नजर नहीं आई, चाहे बॉलिंग की चाहे बैटिंग की। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हैदराबाद। आई थॉट कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी स्पॉट ऑन थी, चाहे वो बॉलिंग में चाहे वो बैटिंग में, तो कोई मुकाबला वो देखने को मिला ही नहीं है। ठीक है, मुकाबला कुछ नहीं हुआ गफ़ार। कराची ने हाथ पैर छोड़ दिए। बड़ा नाम है कराची, कई दफ़ा फाइनल जीता है। कराची वाइट्स के कोच इकबाल इमाम और उनके साथ उनके जो मैनेजर थे वो भी मज़हर अमान उनके मैनेजर थे। यहाँ साकिब फ़कीर साहब इनके कोच थे जो टीम जीती है। तो हैदराबाद के हाथ तो बिल्कुल ही मध्यम नज़र आई कराची। बिल्कुल, और इतना इंतज़ार किया इस फाइनल का। और आपको पता है कि बारिश, फिर ईद आ गई, उसके बाद आइडियली अगर वहीं हो जाता जहाँ टूर्नामेंट हो रहा था। लेकिन चलिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगा कि मे भी आप चाह रहे थे कि आपके स्टार भी खेल रहे हैं, एक जगह मौजूद भी हों। लेकिन चलिए, अब तो ये हो गया, लेकिन मज़ा नहीं आया। जैसे वसीम भाई ने भी कहा, चूँकि आपके नेशनल T20 का अब हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, फिर हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो उसके शयान शान नहीं था।
अब विकेट जैसी भी थी, आप देखें उन्होंने कितनी तेज़ी से रन बनाए। सो कराची वाइट ने मायूस किया अपने फैंस को, और मैं समझता हूँ एज अ क्रिकेट फैन भी अगर लोग न्यूट्रल होकर देख रहे थे, कल सबने ट्यून इसलिए भी किया कि भाई कुछ हो नहीं रहा, हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा, फुटबॉल वर्ल्ड कप भी अभी थोड़ा सा दूर है, पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही है, तो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया। आई एम श्योर कि इसको लोग बहुत देख रहे थे, लेकिन फिर मायूस हो गए। शादाब खान की परफॉर्मेंस तो अच्छी रही बिल्कुल, और अगर आप देखें तो अरशद इकबाल की अगर आप बॉलिंग देख लें, मुझे उनकी खुशी इसलिए हुई कि डोमेस्टिक में एक ज़माने में वो परफॉर्म करते करते पीएसएल में फिर थोड़ा सा वो ऑफ ट्रैक हुए इंजरी की वजह से, कुछ उनको हमने देखा थोड़ा सा ज़रा गुमनामी में चले गए। अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छे बॉलर हैं, फर्स्ट क्लास में भी स्विंग वगैरह भी ये अच्छी करते हैं। समीन गुल से पहले मुझे इस तरह के बॉलर के जो कि विकेट पे जोर से जब आप बॉल मारते हैं, इस तरह का बॉलर थोड़ा तगड़ा फास्ट बॉलर हो ना, तो उसकी बॉलिंग देखने में मज़ा आता है। लेकिन कराची को मैं ज़रूर कहूँगा सर कि अच्छे नाम भी थे आपके पास, एक्सपीरियंस भी था। कराची में सऊद शकील भी हैं जी, जो कि T20 स्पेशलिस्ट नहीं हैं, शान मसूद भी हैं। इन दोनों का मतलब कराची की टीम में क्या काम है? जब ये टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट हैं तो T20 में क्या काम है? देखिए क्रिकेट बोर्ड का शायद ये मौका होगा कि हम थोड़ा सा स्टार स्टडीड बनाते हैं इसको, थोड़ा सा ज़रा अच्छे प्लेयर आ क्रिकेट बोर्ड ने जाएंगे। नहीं, कराची ने सेलेक्ट किया। नहीं वो नहीं, आप आपकी बात ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा फाइनल को अट्रैक्शन के लिए बनाने के लिए बड़े प्लेयर्स खिला दिए गए। अब वसीम बहरहाल, आप वसीम चूँकि डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं, वो अच्छा बेहतर बताते हैं। कोई ऐसा प्लेयर तो नहीं था जो उसके साथ की नाइंसाफ़ी हो गई हो इस चक्कर में, क्योंकि मेरे ख्याल में शादाब खान भी एज अ गेस्ट प्लेयर ही ज्वाइन कर रहे थे ना इसको, फिर वो कैप्टन हुए। चलिए ठीक है, शादाब खान पे ज़्यादा बात नहीं करते, उन पर बहुत ही बात हो रही है आजकल। तो मेरे ख्याल में किसी प्लेयर को कभी छोड़ भी देना चाहिए कि चलिए उन्होंने अपनी टीम को टाइटल तो जितवाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से अच्छा था कि अट्रैक्शन थी, बड़े नाम थे, लेकिन मायूसी हो गई। वो कहते हैं एंटी क्लाइमेक्स हो गया, और इस फाइनल को ऐसे होना नहीं चाहिए था। क्योंकि हम फिर यही बात करते हैं कि नेशनल T20 के परफॉर्मेंस को भी लोग देखा करें, सिर्फ पीएसएल पे लड़के सिलेक्ट ना हो, लेकिन जब मौका मिलता है तो हमारे यंगस्टर ज़रूर ऐसे मौके परफॉर्म करें ना, जैसे कल शाहजेब ने किया। वसीम भाई, शाहजेब ने परफॉर्म किया। शाहजेब तो फर्स्ट क्लास का ही बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, और शायद SNGPL से शाहजेब अभी लास्ट सीज़न खेले हैं। आपके ख्याल में T20 में कराची की टीम की परफॉर्मेंस जैसी थी वो आपके सामने, लेकिन कराची में जो लड़के आप देख रहे हैं, शान मसूद है, सऊद शकील है, इनका T20 में मसरफ क्या है? देखिए, एक तो आई थिंक शाहजेब जो है वो केयर से खेलते थे सीजन भी, आई थिंक लास्ट ईयर भी। अब देखें, ऑन पेपर आप टीम देखते हैं तो ऑब्वियसली यही लड़के आपके इनके खेलते हुए आ रहे हैं कराची से, है ना। मेरे लिए जो हैरानगी की चीज़ है ना, अभी जो गफ्फार भी बात कर रहे थे नामों के बारे में, कि ख्वाजा नाफे हैं, मतलब ना वो PSL में करते हैं विकेट कीपिंग, ना वो डोमेस्टिक में करते हैं विकेट कीपिंग, ना कहीं और पे वो करते हैं विकेट कीपिंग, लेकिन वो सिर्फ सिलेक्ट होते हैं पाकिस्तान टीम में एज अ विकेट कीपर। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे विकेट कीपिंग को डोमेस्टिक में भी नहीं करते हैं, फिर परफॉर्मेंस PSL में भी नहीं है, डोमेस्टिक में भी नहीं है, कहीं और पे भी नहीं है, पाकिस्तान टीम में गए वहाँ पे भी नहीं है, उनका नाम आ जाता है आपका कैंप के अंदर भी, डायरेक्ट एंट्री उनको मिल जाती है। तो और जो प्लेयर्स है, अभी आपने शाहजेब का जिक्र किया है, तो वो तो अभी से तो नहीं, वो अंडर 19 से रन करता आ रहा है बच्चा। वो अंडर 19 में उसने रन किए, फिर वो आया डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहाँ वो रन कर रहा है, तकरीबन हर फॉर्मेट के अंदर वो रन कर रहा है, लेकिन उसको तो हमें कैंप में भी नहीं बुलाया जाता। तो आगे जब हम कैंप में बात करेंगे कैंप के खिलाड़ियों पे, तो मुझे तो उसमें काफी सरप्राइजेस नजर आते हैं कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो कैसे वो मिस हो गए। तो कमिंग बैक टू द फाइनल, तो आई थिंक कि वो उस तरह की हाइप ना गफार मुश्किल हो जाता है बनाना है कि जब एक ही मैच है आपका, मतलब इतना बड़ा वो गैप आ गया, तो शायद वो चल रहा होता आपका टूर्नामेंट, उधर ही फाइनल होता, एक वो डिफरेंट वाइब उसकी आती, तो ऐसे उसमें मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। और मैं थोड़ा सा ये जो हमारे गेस्ट प्लेयर्स है ना, इसके ऊपर भी मैं मतलब आई एम नॉट श्योर कि अपने इनके शहर अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो दैट मीन्स के फिर वो खेलें ना, अपनी टीम से खेलें, कराएं क्वालिफाई अपनी टीम को, मेन ग्राउंड के अंदर वो लेके आए। तो ये डायरेक्ट एंट्री वाला जो सीन है वो भी एक साल के लिए या एक टूर्नामेंट के लिए, ये भी डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। वो ठीक है जो लड़कों को मौका मिल जाता है खेलने का, लेकिन उनकी प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए ना कि पिंडी रीजन का है या लाहौर रीजन की, अगर वो टीम को क्वालिफाई नहीं किया तो उनको भी पेन लेनी चाहिए, भाई ठीक है हमने टीम अपनी को ऊपर क्वालिफाई उसके अंदर वो लेके जाना है, ताकि वो डोमेस्टिक खेले आके अपनी टीम को वो ऊपर लेके जाएं, ऑन करें अपने रीजन को। इस तरह तो कोई भी अपने रीजन को ऑन नहीं करेगा ना, रीजन आता है जीता है ठीक है मैं किसी और रीजन से जाके खेल लूंगा। तो अगर कोई खेलता भी है तो फिर उसको फिर आप परमानेंटली उसको ना फिर माइग्रेट कराएं जी कि आपने 2 साल अब इधर से ही खेलना है, चाहे वो नीचे क्रिकेट खेल रहा है चाहे वो ऊपर वाले खेल रहा है। जैसे शादाब है वो एबटाबाद से खेले हैं, वो एबटाबाद से ही खेलें, तो ऐसा रूल होना चाहिए कि ये 2-3 साल तो एबटाबाद से ही खेलेंगे। ये आप मतलब मैं इस चीज के वो फेवर में नहीं हूँ कि आप एक टूर्नामेंट के लड़का किसी और रीजन से खिला दें, क्योंकि वो जीते तो हैं लेकिन उनके लोकल लड़की एक ही स्पॉट भी मारेगी ना, फिर
तो या फिर इसको आप लोकल एज अ प्लेयर लोकल खिलाएं, एज अ गेस्ट मत खिलाएं। ठीक है। कामरान गुलाम बड़ा अच्छा परफॉर्म किया कल। कामरान गुलाम पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर हैं, पाकिस्तान से टेस्ट मैच क्रिकेट इन्होंने खेली, 5-6 टेस्ट मैचेस खेले। कामरान गुलाम से कुछ बात हुई थी मैच के बाद, वो सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कोई बात तो किसी के साथ नहीं हुई। मेरा बस यही होता है कि अपना 110% दूँ, चाहे जोन सा भी टूर्नामेंट हो, जोन सा भी होता है। मेरा एक हैबिट बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो टॉप 3 में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश करता हूँ। बस मेरा यही माइंड सेट होता है कि जोन सा भी टूर्नामेंट हो उसमें मैं अपना 110% दूँ और अच्छे से अच्छा करूँ अपनी टीम के लिए। जी, जाहिर सी बात है, बंदा थोड़ा होता है, डिसर्ट तो होता है, पर मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम यही है कि अपना जिस तरह मेरा कैरियर का स्टार्ट से अगर आप उठा के देख लो, मेरे ज़्यादा फोकस इसी पे होता है कि जो टूर्नामेंट आ रहे हैं उसको टॉप करो, जो भी कुछ हो रहा है अपना 110% दूँ, और बाकी सेलेक्टरों का काम है जो उसको अच्छा लगे बस वही। सिलेक्टरों का काम है, जो उनको अच्छा लगे वो तो 110% अपना देंगे। कामरान गुलाम टॉप ऑर्डर बैटर हैं, तो ये टीम में नहीं आ पाते या स्क्वाड में नहीं आ पाते या कैंप में नहीं आ पाते जो अनाउंस हुआ, क्या वजह है? यही हैरानगी होती है कि आप ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बाबर आजम की जब फॉर्म नहीं थी, ये खेले भी, परफॉर्म भी किया, और उसके बाद फिर बिल्कुल फेड आउट। अब आप देखें इस कैंप के अंदर जो मैं भी लिस्ट निकाल रहा था, तो कामरान गुलाम, हसीब हैं, इरफान यादी, अरशद इकबाल नहीं है, अब्बास आफरीदी नहीं है, जिनको आपने मतलब T20 में बिल्कुल ही इस तरह से कैंप पे हम बात करें, लेकिन हाँ। कामरान गुलाम के अगर स्टैट्स देखें, 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं, पहले में सेंचुरी, तीसरे या चौथे में 50, उसके बाद इनका 30 भी स्कोर नहीं कर पाए। हाँ। आखिरी जो इनके 10 टेस्ट इनिंग्स हैं उसमें 30 रन भी नहीं बनाए इन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म में डिक्लाइन था। लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है। मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में नहीं देखा। या तो देखें, प्लेयर सिलेक्ट नहीं होता है, सिलेक्ट होता है तो वो फिर आपके प्लान्स में रहता है, उसकी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट किया जाता है कि इस लड़के में एबिलिटी है। क्योंकि यहाँ तो बेचारा ऐसा हो जाए ना कि वो बिल्कुल परफॉर्म ही ना कर सके, बट एक लड़के ने आके डेब्यू पे 100 भी किया, उसके ऊपर प्रेशर भी था, वो एक बड़े नाम को रिप्लेस कर रहा था। सो मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि आप फिर 49 में भी ना आ सके, वो ये समझ में नहीं आता। क्योंकि दुनिया भर में ये होता है आसिफ भाई कि आप लड़कों को खिलाते हैं, उनकी फॉर्म आती जाती है, परफॉर्मेंस के बाद की बात करूं। कोई लड़का आते ही परफॉर्म ना करे, 4-5 मैचों में ना चले, वो हमारे यहाँ तो होता ही ऐसा है। इमरान भट्ट, ये गलत है ना। इमरान भट्ट की स्लिप फील्डिंग खेला अच्छी थी। अच्छा, मैंने आपको याद है ये सवाल उठाया था उस वक्त भी एनसीए के ऊपर, अभी भी वही मेरा सवाल होगा कि अगर कोई लड़का आके, इमरान भट्ट की आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, मुझे इसी तरह अब इमामुल हक को देख लो यार, उसको या नहीं लेके आप बात करते हैं हसन नवाज बाहर हुए, इरफान यादी अब आपके कैंप में नहीं है। ये तो वाइट बॉल के हैं ना, मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ। रेड बॉल के अंदर भी ये लड़के फिर वापस क्यों नहीं आ पाते? जाहिद, मैं इवन बॉलर की बात करूंगा, जाहिद महमूद ने डेब्यू किया था ना सर, आपने इसी तरह कुछ और लड़कों, मोहम्मद अली को भी खिलाया, चले वो तो एक्सपीरियंस बहुत है, आबिद अली, ठीक है। ये सारे लड़के फेड आउट हो जाते हैं। अब तो सिलेक्शन कमेटी भी, वसीम भी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह रहे हैं, ये बेहतर बता सकते हैं कि अगर चलें आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट मौके आसिफ भाई ना मिले तो आप ये ब्लेम कर सकते हैं, चलिए जी सिलेक्टर एक थे, दूसरे आए, चेंज ऑफ हार्ट हो गया, या अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। बट अब तो सिलेक्शन कमेटी भी एक तरह से आपके चंद मेंबरान तो कंसिस्टेंट चल रहे हैं ना, ठीक है। तो फिर ये लड़के 49 से भी कैसे आउट हो जाते हैं? ये लड़कों के साथ बैंक में ज्यादती है, और दूसरा फिर इनका गेम डेवलप भी हो पाएगा। 49 लड़कों में आप जो वसीम ने उठाया था नुक्ता कि ख्वाजा नाफे विकेट कीपर है या नहीं है, मुझे नहीं पता। विकेट कीपिंग उन्होंने खुद कहा था कि उसको कहा गया है कि विकेट कीपिंग करें, तो किस तरह से वो आ जाते हैं? और भी लड़के हैं आसिफ भाई, इसमें आपको याद है मैं उस सिस्टम का बड़ा हामी हूँ जो आपके कोचेस थे डोमेस्टिक के, जिसमें वसीम भी उसका हिस्सा थे। इसलिए नहीं वसीम बैठे सब तारीफ कर रहे हैं, मुझे वो इसलिए अच्छा लगा था सिस्टम कि आपकी डोमेस्टिक और आपका जो इंटरनेशनल है वो लिंक हुआ था, लगता था सिंक्ड हुआ है। अब आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी ख्वाजा नाफे की। ख्वाजा नाफे डोमेस्टिक में PSL में अलग ही तरह की जिंदगी चल रही है उनकी, ठीक है। नेशनल सेलेक्टर उनको कुछ और ही समझ रहे हैं। सो आपका क्लियर कोऑर्डिनेशन का मसला है, आपको शायद कम्युनिकेट नहीं हुआ या आपने देखे नहीं मैचेस जाकर। अगर वो पांच कोचेस जो कि सिलेक्टर्स भी हैं और वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, दे आर इन अ वेरी बेटर पोजीशन, ये मेरी राय है। इससे मिसबा है ऐसा आदमी जो एक टीम के हेड कोच भी हैं या टीम के मेंटोर भी हैं SNGPL के, ठीक, और वो पूरे सीजन देखते हैं। वो उस सेटअप में तो सब मौजूद थे ना, उसमें ये बात थी कि फिर कोई चीज़ आप उसमें मतलब एक तरह से आप कह लीजिए अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है कि जी ये सब ने फैसला किया है। ये एक कोच आएगा ना, फिर वो बात नहीं बनती है, बाकी कोचेस नहीं है। तो ये लड़के पे 49 में भी ना आए, और फिर कोई ऐसा लड़का, जैसे मैं बात करता हूँ अब्बास हफीदी का, अभी भी T20 रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, इट इज़ फिनोमिनल।
वो लड़का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन उसने फिर आपको बैटिंग में भी ग्लिम्स दिखाए। अगर सब लोगों को मौका मिल सकता है तो फिर अब्बास आफरीदी या शाहजेब या साद खान की मैं बात करूं, ये किधर है मिसाल? चलें वसीम, अब ये जो 49 प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं जो रेड बॉल और वाइट बॉल के हैं, तो पहले अगर हम रेड बॉल की बात कर लें तो रेड बॉल के प्लेयर्स में काफ़ी नाम हैं, वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। इसमें आपके ख्याल में कोई लड़का कम है, कोई ज़्यादा है? ये रेड बॉल के प्लेयर्स आ रहे हैं, आमिर जमाल है, अबरार अहमद है, अमाद भट्ट है, बाबर आज़म हैं, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अली हैं, उबैद ज़फ़र हैं, उबैद शाह हैं, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शहजाद गुल का नाम इसमें आया है, अब्दुल्ला फ़ज़ल, अली उस्मान PTV से खेले थे, बड़े अच्छे स्पिनर हैं, अजान उवैस बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्मर है, इमामुल हक भी है, अब्बास है, रिजवान है, गाजी गौरी है, साजिद खान है, साकिब खान ये भी फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छा, कराची से खेलते हैं, शाहनवाज दानी और शान मसूद। ये है रेड बॉल का कैंप। वसीम भाई, आपका क्या मौक़िफ़ है इसमें? किसी को होना चाहिए था, किसी को नहीं होना चाहिए था? योर टेक ऑन दिस। देखिए, जो लड़के सिलेक्ट हो गए ऑब्वियसली डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो उन पे तो नहीं मैं कहूँगा कि ये मतलब रेड बॉल के अंदर वो क्यों आ गए। जो सरप्राइजिंग मेरे लिए है ना, एक तो शायद उसमें नुमान अली का नाम मुझे याद नहीं आया, आई डोंट नो वो फिट है नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं है, तो क्या मूव ऑन कर गए हैं? नुमान अली का नाम नजर नहीं आ रहा अभी आपके करंट आपकी टेस्ट। शाहीन अफरीदी का नाम नहीं है। उसके बाद अगर हम देखते हैं अभी जो नाम लिए ना इसने गफार ने, कि आपके जो कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 सालों से लड़के परफॉर्म कर रहे आ रहे हैं, सबसे टॉप पे नाम आता है साद खान का, उसके बाद आता है नाम सुलेमान का, हैदराबाद से जो है, दोनों बल्कि हैदराबाद से ही है। इन्होंने रंजों के अंबार लगाए हुए हैं, और ये फिर शाहीन से भी खेले, आपके वहां जाके भी परफॉर्मेंसेस दी। वो एक दम से वो साइड पे क्यों हो गए? एक दम से आपने नए लड़कों की तरफ कैसे आप चले गए? तो अभी गफार बात करें ना, ये हमारे सिस्टम का मसला है कि एक तो हम चांसेस समटाइम हमें नंबर ऑफ मैचेस नजर आ जाते हैं, वो किन कंडीशन में चांसेस मिले, कितनी कंटिन्यूटी थी उन चांसेस के अंदर, बीच में ड्रॉप हुए नहीं हुए, तो वो आपको डिटेल से चीजें देखनी पड़ती हैं। तो आई थिंक के इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो मुझे मिसिंग नजर आते हैं। अब ये ना कि किसी ने आखिरी 5 मैचों में रन कर दिए तो आप एकदम से उसको आप फोकियत दे दें, पिछले 3 साल से जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी जाती है। इसलिए तो फिर मेच्योर प्लेयर्स आते नहीं है ना ऊपर, जो रेडी प्रोडक्ट्स आपकी होती हैं, जो आपने एक पैथवे बनाया हुआ है कि यार ये शाहीन के थ्रू आएंगे, तो इसमें से शाहीन के आपके आधे से ज्यादा लड़के तो गायब कर दिए ना आपने। शाहीन क्या बल्कि टेस्ट मैचेस के आपने लड़के, काशिफ अली टेस्ट मैच खेले थे, वो आपके 49 प्लेयर्स के अंदर भी नहीं आते हैं, बहुत लॉन्ग हो वो भी आपको वो खेले हैं, स्विमिंग कंडीशन ये वो सारा कुछ डाल लें तो वो भी उस पर पूरा हो सकते हैं। या फिर उस टाइम आपने गलत खिलाया था, जब अब आपने उनको गलत ड्रॉप किया है कि अब उतनी बड़ी लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं आ रहा जो रिसेंटली आपका टेस्ट मैच लड़के खेले हुए हैं। व्हाइट बॉल में भी आपको तैयब ताहिर आपको नजर नहीं आएंगे, उसामा मीर अभी भी डोमेस्टिक आई थिंक इसके भी बेस्ट बॉलर वही हुए हैं T20 के, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। वेल मुबस्सर खान जो कि हर फॉर्मेट पे रन करता आ रहा है, विकेटें साथ लेता आ रहा है, और जो हमें जरूरत भी है कि स्पिन ऑलराउंडर रेड बॉल का स्पेशलिस्ट हो, उसका नाम नजर नहीं आ रहा। ये नहीं कि इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। जानदाद खान पाकिस्तान खेल गए हैं, उनका नाम आपको नजर कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो मतलब हमारा जो प्रोसेस है ना, हम वो जिग जैग में जाते हैं ना, एक सीधी लाइन में जाए ना कि ये लड़के हैं जी 20 लड़के हैं 25 लड़के हैं, इनको हमने आगे लेके जाना है। हम श्योर के अभी अगर 4 महीने बाद एक और कोई कैंप लगेगा ना, इसमें ज्यादा लड़के इसमें से फिर आपको गाइड नजर आएंगे। ठीक है, वो कंटिन्यूटी नहीं है ना सिलेक्शन के अंदर। इस लिस्ट में रेड बॉल की ना नसीम शाह हैं ना ही शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो क्या समझा जाए इससे? उनको तो रेस्ट करवाया होगा मेरे ख्याल में, फिर या उनकी इंजरीज के जो इश्यू चल रहे हैं रिहैब रहते होंगे, उसके अलावा तो आपको वो मतलब वो मुझे रीजन नजर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक उनका वो जो इंजरीज के इश्यूज तो थे इनके, तो रिहैब वगैरह इनकी उस तरफ इनको शायद अकेडमी में रखा जाएगा। लेकिन व्हाइट बॉल में भी देखते हैं, अगर आप वो लिस्ट पे भी जाते हैं ना तो उसमें भी तो व्हाइट बॉल में नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ब्रेक भी मैंने लेनी है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का आपको वेस्ट इंडीज़ के टूर में और इंग्लैंड टूर में नज़र आते हैं कि नहीं आते? इस पर मैं ये सवाल मेरा ये है। एक ब्रेक लेकर वापस आता हूँ सीधा आपकी तरफ।
वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। वसीम भाई, आपकी तरफ आता हूँ डायरेक्ट। सवाल यह है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का टेस्ट मैच करियर आपको डोलता हुआ नज़र आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि अभी बाकी जो बॉलर्स हैं वो इतना रेडी हैं, क्योंकि वाइट बॉल में तो आपको ये नज़र आ रहे हैं ना दोनों, हाँ। कि हम मूव ऑन करके हम बिल्कुल नए लड़कों की तरफ जाएं। हालांकि ये सोच बांग्लादेश में रखी जाती तो शायद मैं कहता कि वहाँ पे चले, मतलब आप जीते तो हम उनसे भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा वर्ल्ड की टीम थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेहतर भी होता है। अगर वेस्ट इंडीज में देखते हैं तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा सीमिंग पिचें वगैरह मुझे तो नहीं लगता कि इतनी बनेगी। वहाँ पे भी टर्निंग पिचें भी हो सकती है वहाँ पे, लेकिन सोच देखने से तो यही लग रही है। लेकिन मुझे साथ में ये है कि शायद उनका कोई जो इश्यूज हैं बॉलिंग के, चाहे वो फिटनेस के हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस साथ में रखा जाएगा, जिसकी वजह से एक कैम्प में रखा गया है, दूसरे में नहीं रखा गया उनको। तो ऑब्वियसली वाइट बॉल के अंदर बॉलिंग कम होगी, आपके इतने लंबे स्पेल्स नहीं होंगे जिस तरह की रेड बॉल की प्रिपरेशंस होती हैं। लेकिन आई डोंट थिंक अभी हम रेडी हैं जी कि हम बिल्कुल ही दोनों से आगे मूव ऑन कर जाएं। शाहीन और नसीम की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, ठीक है, आपकी इसमें क्या? अच्छा, मेरे पास एक अपडेट है, मैंने इस पर रिसर्च करा था कि कन्फ्यूजन हुई है ना कि भाई कौन कब ज्वाइन करेगा, क्योंकि पहले आपका रेड बॉल वाइट बॉल का कैंप शुरू हो रहा है, पहले बल्कि रेड बॉल का बल्कि शुरू हो गया। शाहीन नसीम 15 को ज्वाइन करेंगे वाइट बॉल के कैंप में। अब वसीम की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि आप अभी आपके पास उस कैलिबर के बॉलर हैं, अगर नहीं है तो फिर शाहीन नसीम 8 से कैंप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? फिर तो यही इन बातों को हवा। रेड बॉल कैंप का वो हिस्सा ही नहीं है। मेरा डायरेक्ट सवाल, मैंने पीसीबी से ये पूछा, कुछ लोगों से, ऑफिशियल से, उन्होंने कहा जी ये स्विचिंग हो सकती है, क्योंकि सरफराज रेड बॉल के कैंप को करेंगे, माइक हैसन वाइट बॉल के कैंप को, और चूंकि एक ही जगह हो रहा है तो आपका ये मतलब प्लेयर इधर उधर आ सकते हैं। बट मेरा फिर ये सवाल है कि शाहीन और जो नसीम है, अगर आपके फर्स्ट चॉइस टेस्ट फास्ट बॉलर हम एज्यूम कर सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम भी खेले, नसीम भी स्क्वाड में थे, शाहीन आपका टेस्ट मैच खेले, तो क्या ये मतलब है कि इसके बावजूद फिर आप? नसीम एक टेस्ट नहीं खेले, एक टेस्ट नहीं खेले, ठीक है, तो पहले वो स्क्वाड में आते हैं, टेस्ट भी नहीं खेलते, और अब वो आपके आज के रेड बॉल कैंप में ज्वाइन ही नहीं कर रहे। भाई ज्वाइन तो कराओ उनको। ये कंफ्यूजन मुझे समझ नहीं आ रही। पीसीबी ने तो लिख कर दिया ना कि ये बच्चे आपके वाइट बॉल के हैं, ये रेड बॉल के हैं, तो फिर पीसीबी ये क्यों कह रहा है कि ये भी हो सकता है? तो व्हाई इज दिस इम्बिग्यूटी? मेरा सिर्फ सवाल ये है, जो मैं वसीम की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ वसीम भाई की, कि आपके पास क्या अभी बॉलर आ गए हैं जो टेस्ट मैच जो है जाके खेलेंगे इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, बैक टू बैक सीरीज हैं। शाहीन नसीम में से किसी एक की जगह तो बनती है ना, या आपके पास कोई बहुत बड़े बॉलर आ गए हैं। मेरा सवाल ये है कि वो आज फिर रेड बॉल कैंप से क्यों आउट हैं? भाई आप फ्री हैं ना, आपका ऑफ सीजन है, या तो रीज़न बता दें कि वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। वो ज्वाइन कर रहे 15 तारीख से भाई, यू गॉट माई पॉइंट। आप उस कैंप की तैयारी कर रहे हो, वाइट बॉल कैंप की 15 से शाहीन नसीम के साथ, जिस क्रिकेट ने भी दूर है, आपकी क्रिकेट दूर है, जो क्रिकेट आपके सर पे खड़ी है, जहां आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्या शाहीन और नसीम को आपने क्या खुदाफिज कह दिया है इतनी जल्दी? यही क्या सवाल गिव अप आप कर रहे हैं? सवाल मेरा यही है, क्लैरिटी समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रहे हैं जी वो कैंप में आ भी सकते हैं, दूसरी तरफ वो आज कैंप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, जबकि ऑफ सीजन भी है। मेरी ज़ाती राय ये है कि शाहीन और नसीम को ये कह के कैंप में ना बुलाना कि अब हम मूव ऑन हो रहे हैं, ये बड़ा आसान काम है सर। कोचेस का काम यह है कि उनको बुलाकर उनके साथ काम करें, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, उनको आप रेड बॉल के कैंप के लिए ना सिर्फ तैयार करें, उनको बुला के, बल्कि आप पाकिस्तान के लिए देखें, क्योंकि मुझे तो और कोई पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कौन खेलेगा उनकी जगह? ये बड़ी मतलब अजीब सूरत हाल है। ऐसे लग रहा है जैसे आप काम करने के बजाय काम छोड़ रहे हैं। ये रहा है। चलें वसीम, आपसे टेक्निकल बात मैं करूंगा, क्योंकि शाहीन के बारे में हमने बहुत बात की है, और तनवीर अहमद जो हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं, उनके मुताबिक शाहीन का जो फ्रंट फुट है बॉलिंग करते हुए वो लेट गिरता है और उसका हाथ पीछे से आता है। मुझे नहीं पता इसका मतलब, यू आर एन एक्सपर्ट, आप बताइए शाहीन का अगर कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल तो वो क्या है? देखिए, एक लिस्ट में मुझे शायद हसन अली का नाम भी नजर नहीं आ रहा। वो तो बाहर है, वो हसन अली खेल रहे हैं, बाहर है इंग्लैंड में, लेकिन वाइट बॉल में तो नाम नजर आ रहा है मुझे उनका। आई थिंक वाइट बॉल के कैंप में वो तो शायद उधर भी नहीं है वो, आई डोंट नो, मेरे सामने लिस्ट ही नहीं। देखिए, अब इसमें ना आपने सबसे पहले प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करना है जी कि आपका शाहीन को वाइट बॉल में तो शाहीन ठीक ही चल रहा है ना, उसमें तो उसने आउट अभी भी कर दिए हैं, उसका पीएसएल भी अच्छा गया है, तो प्रॉब्लम एरिया तो आपका रेड बॉल का था, लेकिन हमने उनको बुलाया है वाइट बॉल के अंदर। तो फिर इसमें तो यही है कि फिर हम मूव ऑन कर गए जी, फिर हमें ज़रूरत है यहाँ पे हम मूव ऑन करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो आपको रेड बॉल और वाइट बॉल जो नजर आ रहा है, ये स्ट्रिक्टली इस चीज़ से रहा जाएगा
क्योंकि फॉलो तो आजकल किसी चीज को इतना किया नहीं जा रहा ना। पीएसएल की परफॉर्मेंस में टेस्टिंग बन जाती है आपकी, उधर से आपके वनडे के ऊपर लड़के T20 से ड्रॉप हो जाते हैं, कैप्टन आपका चेंज एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट की परफॉर्मेंस के ऊपर हो जाता है। तो ये मेरा हार्ड एंड फास्ट की रूल भी ऐसा नहीं है। और दूसरा मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी है जी कि ये रेड बॉल ही खेलेंगे और ये वाइट बॉल ही खेलेंगे। इसमें डेफिनेटली हमें वो चीजें नजर आएंगी, चेंजेस नजर आएंगे। और ये भी नहीं कि सिलेक्शन इन्हीं प्लेयर्स में से होनी है। सिलेक्शन जो टाइम आएगा, जब वर्ल्ड कप नजदीक आएगा, तो वर्ल्ड कप के मुझे लगता है कि इसमें शायद कुछ नाम और भी ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि हम इसके अंदर मतलब हमारा म्यार क्या है, या हमने एक वो होता है ना कि जी हमने सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो क्या रखा हुआ है कि कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज थी। मैं कहूँगा इवन फरहान यूसुफ की कि ठीक है वो अंडर 19 से आया है, पीएसएल में उसने 2 इनिंग्सें खेली हैं, लेकिन क्या उसके इतने एविडेंस आ गए हैं कि आप समझ रहे हैं कि इज रेडी फॉर आपकी वाइट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट। हैदर अली की परफॉर्मेंस क्या है आपके सामने, वो अगर गफार हमें गाइड कर सकें जो मेरे से मिस हो गई हों, तो वो कि किस बेस के ऊपर आपने पिक किए हुए ये लड़के। तो क्योंकि ये व्हाइट बॉल का कैम है, इस पे सिर्फ T20 या वनडे नहीं है, तो ये दोनों का मिक्स ही है। तो फिर आपके जो व्हाइट बॉल के परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक के, वो आपको मिसिंग नजर आते हैं ना इसके अंदर। तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी डोमेस्टिक को देनी चाहिए। हसन नवाज बाहर क्यों हुए थे, वापस क्यों आ गए हैं, अब वो भी मतलब आपके लिए सोच की बात है ना कि पीएसएल के बाद वो नहीं आए टीम के अंदर और एकदम से अपने कैंप के अंदर वो आ गए हैं। हालांकि गलत हुआ था उस टाइम पे, अब वो ठीक हसन नवाज है। ग्रेड टू खेल रहे हैं हसन नवाज। हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपकी एक ना कंटिन्यूटी एक चीज होनी चाहिए ना, कंसिस्टेंट आपका होना चाहिए कि एक प्लेयर आपने पिक किया फिर उसको आप बैक करते हैं। तो इसमें और भी प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं कि कौन सी परफॉर्मेंस के ऊपर आपने पिक किए हैं। क्या 1-2 पीएसएल की परफॉर्मेंसेज के ऊपर, या उससे पहले तो कोई लड़के तो फॉर्मेट खेले हुए नहीं थे और वो पाकिस्तान टीम में उस फॉर्मेट में पिक हो गए हैं। तो ये क्या होता है, मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक मिक्स मैसेज जाता है आपका डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। ये इसमें हैदर अली का नाम भी देख रहे होते हैं भाई हम कैसे पिक। हैदर अली का नाम भी देख रहा हूँ। फरहान यूसुफ का आपने कहा यंग बच्चा है, हैदर अली कहाँ से आ गए? नाफे की बात आप कर चुके हैं, नाफे की बात तो आपने करी। नाफे की बात देखें ना कि मतलब कहाँ से आप कैसे पिक कर रहे हैं। आपके जो बेस्ट विकेट कीपर हैं, आपके जो डोमेस्टिक साल से परफॉर्म कर रहे हैं, हसीबुल्ला है, तैमूर खान है, बिस्मिल्लाह खान है, उन्होंने कहाँ जाना है? वो डोमेस्टिक ही खेलते रहेंगे सारी जिंदगी, आपने इसी तरह वो खिलाते रहना है। तो फिर वो गलत मैसेज एक जाता है। मतलब उसमें भी बात चल रही थी ना कि कोई पहले मेंटरों की मर्जी से टीम बन रही थी कि वो अपनी टीम से लड़के ला रहे थे, तो फिर वो उस तरफ ध्यान चला जाता है ना। क्योंकि आप डिटेल में देखेंगे तो बहुत सी चीजें आपको इसके अंदर वो नजर आती हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें क्लैरिटी देने की जरूरत है और साथ में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि हम यहाँ बैठे हैं तो हमें पता हो जी कि क्यों पिक किया गया यहाँ पे लेट्स से जी के नाफे को दोबारा क्यों पिक किया गया। तो उसके पीछे जो भी रीजनिंग है वो सही है गलत है वो काम नहीं, उनके नजर में जो सही होगी तभी मैंने पिक किया ना। तो एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए कि प्लेयर ये चीजें देखी है, तो वो हम कुछ आती नजर नहीं है। गफार को गूगल पे सर्च करनी पड़ती है जी कि क्या ऐसा हुआ है, तो जब गूगल पे चीजें सर्च करनी पड़ती हैं तो दैट शोज ना फिर हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो यही तो रोना है भाई, यही तो हमारा कहना है कि जो भी आप काम करें वो क्लैरिटी से बता दें इसमें क्या नुकसान है और हम क्या गलत डिमांड कर रहे हैं। हर क्रिकेट बोर्ड ऐसा ही करता है। ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली उनके चीफ सेलेक्टर हैं, वो पूरी ईमेल आती है, मेरे पास भी आती है ऑस्ट्रेलिया कि ये है उनका चीफ सेलेक्टर इतने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मेरे पास ईमेल आती है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से आती है, पाकिस्तान श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की आप देख लें, रेगुलर सारी अपडेट्स आती हैं। बात यह है कि जब ऐसी अनाउंसमेंट होती है, वो कौन सा टॉपिक है आसिफ भाई जिसके ऊपर हमेशा बहस होती है? सिलेक्शन कि ये लड़का आया, ये क्यों आया। अब ठीक है, वसीम भाई के दौर में इन पर बड़ी तनकीद होती थी, बहुत सारी चीज़ों का नाम था, लेकिन हमारे एतराज़ात भी रहते थे, इंटरव्यूज़ भी हुए, हमारे आर्गूमेंट्स भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन चलें एक मौक़िफ़ तो आता था ना यार। मैं ये नहीं कह रहा कि वसीम हर दफ़ा ठीक होते होंगे या मेरे सवाल हमेशा ठीक होते होंगे, लेकिन आपको मौका मिलता था, उसमें किसी के इंटरव्यू से कोई चीज़ मिल जाती थी, किसी के इंटरव्यू से चलो यार इसकी ये क्लैरिटी है। अब हैदर अली के वसीम जो बात कर रहे थे, मैं उनके सारे स्टैट्स आखिर निकाल के बैठा हूँ। मतलब 26, 6, 9 बैट, डिड नॉट प्ले, 13, 8, 31, उससे पहले वो एक मामले में फंस गए थे, चलें जो भी, उनकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं। इसी तरह आपने हसन अली को भेजा हुआ है, वो आपके टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, खेल भी रहे थे, अब वो काउंटी में चले गए अचानक और वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्यों बाकी लड़कों को क्या ऑफर होगी तो वो भी चले जाएंगे। काउंटी वाला तो सिस्टम चलें, वहाँ वो वाइल्ड बॉल खेल रहे हैं। क्लैरिटी ये है आसिफ भाई कि मुझे और आपको ये पता चले कि अगर सिलेक्टर्स बैठे हों या माइक हसन बैठे हों या सरफराज बैठे हों कि भाई क्या हसन अली भी अब प्लान में नहीं है, क्योंकि वो तो रेड बॉल कैंप में ऐसे है ही नहीं, वो तो काउंटी खेल रहे हैं और आपने नहीं लेके जाना उनको। इतने सारे विकेट कीपर, मतलब हम शाहीन की बात कर रहे हैं, हम नसीम की बात कर रहे हैं, तो हसन अली भी आपके स्क्वाड में थे ना। हम कोई 15
18 महीने पहले की बात नहीं कर रहे, और आपके आखिरी इसमें- टेस्ट स्क्वाड के इसमें लड़के यार कहाँ हैं अब? आप भी पढ़ ले, मुझे रोहेल नज़ीर का नाम नजर आ रहा है इसमें आपको, आप भी देख लें। मैं भी देख लेता हूँ, रोहेल लेकिन नज़ीर मैं है, सिर्फ ये रोहेल कह रहा हूँ कि है, आपके तीनों रोहेल फास्ट है, बॉलर, रोहेल है जी, वाइट बॉल कैंप में रोहेल नज़ीर हैं। आसिफ भाई आपके तीनों फास्ट बॉलर जो आखिरी कैंप में, आखिरी स्क्वाड में थे, खेल रहे थे, वो आपके रेड बॉल कैंप में नहीं है। तो क्या मुझे आसिफ और वसीम को एक क्लैरिटी नहीं चाहिए कि भाई क्या मूव ऑन हो गए हैं, क्या आपको कोई और टैलेंट मिल गया है, या आपने अभी ये करना है कि आप फिर उनको बुला लोगे? तो फिर समझ नहीं आ रही बात है ना, क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि आज मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको कंफर्मेशन भी दे दी कि आज जो रेड बॉल कैंप शुरू हो गया है, शाहीन, नसीम और हसन तो खैर वहां पर हैं, ये तीनों तो है ही नहीं। तो आपने फिर वेस्ट इंडीज में किनको लेके जाना है? तो वो तो क्या हम आप देखेंगे। कैंप के अंदर लड़के बनाएंगे? वो तो हम देखेंगे। शाहीन की जो परफॉर्मेंस है वेस्ट इंडीज में, 2 टेस्ट मैचेस में 18 विकेट्स हैं शाहीन की। बिल्कुल, लेकिन हसन अली वेस्ट ने आउट इंडीज- किए हैं, मुझे वेस्ट याद है। इंडीज का, और ये ड्यूक बॉल से वहां पर होता है। हाँ। ड्यूक बॉल डिफरेंट होती है और कूकाबूरा डिफरेंट होती लेकिन है। रीसेंट परफॉर्मेंस क्या थी? वो ड्रॉप हुआ आखिरी टेस्ट से। एग्जैक्टली। तो आप वही वसीम वाला पॉइंट वो आ आपको गया कि आपने उनको व्हाइट बॉल की तैयारी नहीं करवानी थी हाँ, अभी, वो असल में आपको आप- रेड बॉल की करवानी थी। वो आप असल में जब पेपर निकालते हैं तो पेपर आपको ये नहीं बताता जी। कि कैसी पिच पे खेला था, तो इसलिए स्टैट्स कभी कभी नहीं बल्कि बेशतर औकात स्टैट्स आपको धोखा देते हैं। आपके सामने चलने एक पिक्चर आती है, फिर आप उसको डिबेट का हिस्सा बना सकते हैं। उसमें एक अच्छा पॉइंट आता है, जैसे शाहीन अगर ड्रॉप हुए थे आखिरी टेस्ट से, तो भाई फिर उनको रेड बॉल कैंप पे काम करने की जरूरत है ना। चलें, क्योंकि अब आपकी वाइट- अगली दोनों सीरीज अब- कौन सी हैं? अब आसिफ भाई, वाइट बॉल मेरा कैंप- आखिरी पॉइंट, आपकी अगली दोनों सीरीज कौन सी हैं? वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड बैक टू बैक। तो उसकी तैयारी करें ना सर, व्हाइट बॉल गेम की तैयारी तो बाद में होती तो रहेगी। सरफराज अहमद, वो उसका कोच पता नहीं कौन होगा, ये भी बात नहीं, है। अभी तो वही कर जाएं, ये भी सुन लें, आज वो कोचिंग कर रहे हैं, वही सुपरवाइज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? फिर वो जो वही खबरें आई जाएंगे यार, वही थी, जाएंगे, यस, वही आपकी क्या, आपने जो कि इश्तिहार दिया नहीं है, आपने इंटरम भी चलाना है, तो इंटरम तो फिर या तो इंटरम नंबर 2 आ जाए, तो वो तो नहीं आ सकता। नहीं, इनसे पहले आया ना, अजहर सबसे पहले महमूद थे, अजहर महमूद थे, अजहर फिर महमूद आकिब थे। जावेद तो थे। मुझे तो ये लग रहा था जितनी सारी इस वक्त खबरें चल रही है ना, वो सब इधर उधर ही लग रहा है मुझे। क्रिकेट बोर्ड के अगर आप डॉट्स कनेक्ट कर लेना, इस वक्त सरफराज आज रेड बॉल के कैंप को लीड कर रहे हैं, आपके टेस्ट कप्तान भी वहाँ मौजूद हैं, तो भाई फिर यही जाएंगे। लेकिन जहां आग लगी होती है धुआं वहीं से उठता है। नहीं सर, भाई 50 लाख की खबर का क्या हुआ? वो खबर तो पाकिस्तान अब तक सही साबित नहीं हुई। 50 लाख जुर्माना गलत भी साबित नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान हुआ क्रिकेट नहीं ना बोर्ड ने अभी कुछ तक। नहीं किया। नहीं, गलत इसलिए लेकिन साबित हुई पाकिस्तान कि क्रिकेट बोर्ड ने कुछ नहीं दिया, तो एक इसका बात मतलब है नहीं हुआ। मैं ये पॉइंट इसका आपका, मतलब जब नहीं तक हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कुछ कहेगा नहीं ना आसिफ साहब, आप ये समझे कि 50 लाख की तरह खबरें होल्ड पे ही हैं। बस मेरा ये मानना है। लेकिन एक टीवी चैनल, एक अखबार करे तो बात आती है समझ। अगर 3-4 अखबार और टीवी चैनल करें सर तो वो फिर- तो कल आपने देखा ना, एक वो कौन सी मेडल की खबर आई थी, वो एक ने चलाई, सबने चला दी। हमारे दोस्त हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, बात ये है कि ये कोई परखने का मेजरमेंट नहीं है कि अगर एक खबर चली सब ने, सब भी गलत हो सकते हैं। व्हाट्सएप का दौर है सर, सीधी सी बात मैं करता हूँ, आप पे दबाव आता है, हमारे यहाँ आप समझते चलो हैं वो सारे ठीक है। मामलात को। लेकिन ये कि हमारे पास हम जो जिस प्रोफेशन में हैं, हाँ। हमारे पास है एक ही जरिया कि पूछ लें। जी जी अब जी पूछ लें जी। तो वो कोई क्लैरिटी मैंने से तो बात- पूछा, मुझे पता चला भाई कि जो मतलब मेरी सोर्सेज हैं वो कहते हैं जी आपके सरफराज तो रेड बॉल के कैंप को सुपरवाइज कर रहे हैं, शान मसूद भी वहाँ मौजूद हैं। तो ये क्रिकेट बोर्ड ने बताने में कोई क्या announcement मसला है की सर? ये बताने में क्या नहीं, कबात है? नहीं ये बता देना। नहीं, रेड बॉल के कैंप को सरफराज सुपरवाइज नहीं, कर रहे हैं तो सरफराज लिखा हुआ कर रहे हैं, है। लेकिन हाँ। सरफराज क्या हेड कोच जाएंगे वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड? ये बताने में क्या कबात है क्रिकेट बोर्ड भाई? चाहे बाद में बता दे, लेकिन जो डॉट नजर आ रहे हैं कोई और आता ना। आसिफ भाई मेरी क्या राय है? सीधी बात यह है कि सरफराज पहले आपके हेड कोच थे और अब वो अब भी कैंप को सुपरवाइज कर रहे हैं, तो क्या क्रिकेट बोर्ड को बताने की जरूरत है कि अभी हाँ। कैंप? चलिए मेरे ख्याल वसीम- में वो अभी तक तो वही दिखाई दे रहे हैं। वसीम भाई, अभी रेड बॉल की बात कर रहे हैं, वाइट बॉल की नहीं कर रहे। रेड बॉल के कोचेस के हवाले से बात हो रही है कि मोहम्मद हफीज़ शायद किसी पोजीशन पे आएंगे, यूनुस खान साहब किसी पोजीशन पे आएंगे, लेकिन सरफराज को आज रेड बॉल का इंचार्ज बना दिया गया और माइक हेसन विल टेक केयर ऑफ द वाइट बॉल प्लेयर्स। तो आपको क्या लगता है, ये ठीक बातें चल रही हैं या सरफराज विल कंटिन्यू एज अ रेड बॉल कोच? देखें इस पे मतलब क्या व्यू दें, ये तो र्यूमर्स है ना, सारे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है चीजें, तो इसके कोई मोटिवेट जराए से या और फिर वो ये आ जाती है ना, जब तक कि पीसीबी से कोई चीज नहीं आएगी ना, तो आप उसको, मैं उसको सीरियसली नहीं लूंगा। हालांकि अक्सर का तो सही चीज भी होती है, लेकिन फिर भी आप सीरियस नहीं लेते कि जब तक कि ऑफिशियली वो हो ना जाए। इससे पहले भी हमने देखा है, जब सरफराज के बनने से पहले 3-4 महीने पहले ना चीजें सर्कुलेट होना शुरू हो गई थी। मुझे नहीं यकीन आ रहा था कि जब तक के बोर्ड से नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगा, और इवेंचुअली वैसा ही हुआ है।
तो वो एक तरीका है कि आप चीजें सर्कुलेट करा देते हैं, उस चीज को रोके आप डायरेक्टली डील करें भाई कि ठीक है हम ये करने जा रहे हैं, ये हमारे प्लान्स हैं, तो अभी भी यही होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अभी इसके ऊपर कोई हमें सोशल मीडिया पे किसका नाम चल रहा है, तो कभी केविन पीटरसन का चल रहा है, तो कभी संगाकारा का नाम चल रहा है, वो शायद आ रहे हैं कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीजें सोशल मीडिया पे चलती रहती है। तो आई थिंक देखिए जब कोई और किस्म की कुछ चीज होती है ना तो एकदम से एक्शन भी लिया जाता है कि जिसके ऊपर वो चाहे अभी पीछे एक जर्नलिस्ट ने कुछ लिखा था उसके ऊपर प्लेयर ने भी बात कर दी, बोर्ड ने भी शायद उस पर अपना वो दिया था। इसके अलावा भी हमने कई दफा देखा है कि आप वो रिएक्ट करते हैं कि ये गलत चीज चल रही है, तो भाई ये चीजें भी तो गलत चल रही है ना, तो इनको भी तो रोकना आपका काम है। रोकने का तरीका बेस्ट तो यही है कि आप सही तरीके से उसको अनाउंस कर दें। तो अभी देखें क्या होता है भाई, गफ्फार साहब ये कोई गारंटी नहीं है कि ये कैंप करा रहे हैं तो यही कोचेज होंगे, और ये भी गारंटी नहीं है कि ये कैंप में नहीं है तो वो टीम के अंदर नहीं होगा या वो कोच नहीं होगा, यहाँ कोई आपको क्लैरिटी आपको किसी चीज की वो नजर नहीं आ रही है। ये तो भी जो मुझे लग रहा है कि कैंप्स लगाने का जो मकसद था वो यही था कि टॉकिंग पॉइंट आपके पास आए, ठीक है, उसके ऊपर सारी आपकी जो है वसीम भाई आपने जो बात की वो ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन सवाल तो ये उठ सकता है ना कि आपके जो फॉर्मेट में जो खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा था वो उसके कैंप में क्यों नहीं है। अगर नहीं है उसके बगैर आएगा तो फिर हम उसको सवाल को दोबारा उठाएंगे कि भाई यार दोनों आपके कैंप्स एक टाइम पे मेरे ख्याल में होने भी नहीं चाहिए थे, आपके नहीं होने चाहिए था आपके पास, कि आपकी स्प्लिट होना चाहिए ताकि आपके जो स्पेशलिस्ट हैं ये दोनों खेलने वाले हैं ना, ताकि वो एक कैंप के ऊपर फोकस रख सके। बाबर आजम आपको इधर नजर आ रहे हैं, चाहे उधर वो नजर नहीं आएंगे, तो आपने सिर्फ अभी यही है कि हम दिखाना चाह रहे हैं जी कि हमारे कोचेज रेड बॉल वाले भी काम कर रहे हैं, व्हाइट बॉल वाले भी काम कर रहे हैं, लगाए कैंप जितने भी लगाने हैं, हमें तो परफॉर्मेंस टीम की जो है ना उससे मतलब है ना भाई कि आपकी परफॉर्मेंस वहां पे कैसी जा रही है। तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि वो दिखाने वाला काम ज्यादा आ रहा है। कैंप पहली दफा थोड़ी लग रहे हैं, बांग्लादेश जाने से पहले भी स्पेशलिस्ट कैंप लगे थे, उससे पहले व्हाइट बॉल के भी लगे हुए थे। प्रॉब्लम्स हमारे और हैं, ये कैंप बस हम सामने रख देते हैं, देखिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। गफ्फार आपकी बात से शायद मुझे एग्री करते नजर नहीं आ रहे, इनसे मौक़िफ़ लूंगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुका हूँ मैं। ब्रेक के दौरान गफ्फार मेरे मुसलसल कान खा रहे थे कि मुझे मौका दीजिएगा भाई, क्या मौका चाहिए। नहीं आज तो बहुत मौका मिला है। देखिए मैं ये कह रहा था कि वसीम की जो बात थी उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बिल्कुल ठीक बात है, हमारे यहाँ कुछ पता नहीं होता, अभी हम यही तो रोना कर रहे हैं सारा कि कोई क्यों नहीं है। अगर सरफराज यहाँ पर सुपरवाइज कर रहे हैं और वही आखिरी इंटरम हेड कोच भी थे और सीरीज आपके सर पे खड़ी है, आपने इश्तिहार भी नहीं दिया, तो या तो सब दो बातें, या तो सरफराज ही जाएंगे, या अगर सरफराज फिर अभी कर रहे हैं और आपने किसी और का बनाना है तो फिर वो किस कैपेसिटी में भी तो आज तो आखिरी तारीख थी बैटिंग कोच के लिए। बिल्कुल बैटिंग कोच के लिए, वो भी वाइट बॉल कैंप। रेड बॉल कैंप की तो मेरे पास खबर है सर, वो ये है कि रेड बॉल क्रिकेट की कि असद शफीक ही जाएंगे दोबारा बैटिंग कोच वेस्ट इंडीज और उधर भी, तो अगेन वो सिलेक्टर हैं। फिर वो हम कह रहे हैं वो कराची में कब होंगे, कराची की एकेडमी में वो कब काम करेंगे, या वो सिलेक्शन करेंगे, या वो फिर हेड कोच होंगे। वुमेन सिलेक्टर भी है सर, वो उस वक्त भी वो यहाँ नहीं थे। वुमेन टीम की आप परफॉर्मेंस देख लें, हम लोग बड़े खुश थे, मैंने भी उसको बड़ा प्रोजेक्ट किया कि अच्छी बात है बड़ी, लेकिन वो डिफरेंट बॉल टुगेदर वहाँ तो पहुंचे हैं, वो तो लग रहा है दुनिया ही और है। यहाँ जो हम जिम्बाब्वे को देख रहे थे, आप और मैं कराची में बैठ के मैच कवर कर रहे थे, वो बिल्कुल अलग लेवल है। सो उसमें भी आपके एक सिलेक्टर नहीं थे, वो टीम की बैटिंग, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि पीसीबी को लोग नहीं मिल रहे हैं या सब कुछ लोगों को ही बांट रहे हैं। ये क्लैरिटी भाई देनी चाहिए कि पीसीबी के पास कैसे लोग नहीं है जो ढूंढे, मतलब क्या लोग आना नहीं चाह रहे या हम किसी और को लाना नहीं चाह रहे, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे इस बात। अच्छा वो जो वसीम भाई, वो जो आपने नाम लिया संगाकारा का और गैरी कैसरन का, वो तो आएंगे, वो इंटरिम कोच नहीं आएंगे, उनके लिए इश्तिहार देना पड़ेगा। हेड कोच का इश्तिहार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि हेड कोच परमानेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वाकयात से ये लग रहा है कि चाहिए ही नहीं। अब तक नहीं दिया आपने, अब तक इश्तिहार नहीं दिया, तो आप चाहिए नहीं। ये रेड बॉल की जो वाइट बॉल की जो टीम हम देख रहे हैं, या रेड बॉल की टीम भी देखें, इसमें बहुत सारे बच्चों का ताल्लुक, अच्छी बात है, एक डिपार्टमेंट से अगर होना तो कोई ऐसी बात तो नहीं है।
वसीम भाई? नहीं नहीं, देखिए वो तो कोई नहीं। अब जो लड़के, मतलब बात वही ना, बात आ जाती है परफॉर्मेंस की कि कौन कौन परफॉर्मेंस आपकी दे के आया हुआ है, कौन से एविडेंस कोई आपको दे के आया है। कुछ लड़कों का मार्जिन आपके पास हमेशा होता है कि आप कहते हैं चलें इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं है तो हम थोड़ा सा पोटेंशियल पे जाएंगे कि रेड बॉल में हमें फास्ट बॉलर नहीं मिल रहे हैं तो हम पोटेंशियल पे जाते हैं। ठीक है। लेकिन आप जो आपके जो होते हैं ना, इस तरह के कैंप्स वगैरह होते हैं या बड़ा पूल आपका होता है, उसमें आप परफॉर्मर्स मिस नहीं करते हैं, पोटेंशियल वालों को भी बुलाते हैं, परफॉर्मर्स को भी बुलाते हैं। वो बाद में जब आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो उसके बाद आपने जो वो करना होता है। तो आई थिंक मेन मसला हमारा यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें ट्रस्ट करना होगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर उसको ठीक करें, और वो कब ठीक होगी ठीक है। जब आप फिर शायद कुछ चलें। चीज़ आनी जा रही है। अब चलता हूँ, पॉइंट सिर्फ ये था। ख़वातीन क्रिकेट की तरफ चलते हैं। भाई आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है क्योंकि अभी आप पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट को हेड भी कर चुके हैं वेरी रिसेंटली। ये जो जिम्बाब्वे में सीरीज़ हमने खेली कराची में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, उसमें तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। लेकिन वो आयरलैंड के ख़िलाफ़, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, श्रीलंका के ख़िलाफ़ बिल्कुल पाकिस्तान की टीम बदली हुई नज़र आई। ये तो हम पहले ही कह रहे थे कि तैयारी ऐसी ही है पाकिस्तान की विमेन टीम की। जी वसीम? देखिए लड़कियां तो मोरलेस आपके पास यही है। बस मुझे जिम्बाब्वे की सीरीज का यही था, ऑब्वियसली हमने डिस्कस भी किया था कि उसको आप कंपैरिजन किसी भी मतलब प्रिपरेशन से या इवन सिलेक्शन वाइज, मुझे यही वरी थी कि वो आपको ना सिलेक्शन में कोई गलत पैगाम दे सकती है कि वहाँ पे कोई लड़की ऐसी जो परफॉर्म कर गई है लेकिन उसने इससे पहले वो परफॉर्म नहीं किया हुआ इंटरनेशनल में या डोमेस्टिक में, तो उसको अगर आप उस परफॉर्मेंस में वापस आगे वर्ल्ड कप के लिए लाएंगे तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। बहरहाल वो चले सीरीज खत्म हो गई है, खेल गए, हम वहां पे जाके अभी सब बेहतर अपोजिशन आ रही हैं। अभी तो हमने तगड़ी किसी भी टीम से नहीं खेला है। ये तो सारी जिन टीमों से आप खेले हैं वो लो टियर की है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो आयरलैंड है, इवन वेस्ट इंडीज उसमें आ जाता है, तो उनके खिलाफ भी परफॉर्मेंस अच्छी। अब देखिए परफॉर्मेंस तो जैसे पहले मैंने कहा कि लड़कियां यही, हम उनको यूटिलाइज बेहतर तरीके से करना चाहिए। मेरा पॉइंट है कि आपके अगर आलिया और आपकी फातिमा आपकी बेस्ट बैटर है तो वाई दे आर बैटिंग एट नंबर 7, नंबर 8। आपकी सादिया इकबाल दुनिया की नंबर 1 बॉलर बनी थी कि वो नए बॉल से विकेट लेके देती है, रन रोकती है, वो नया बॉल नहीं कर रही है, उसको हमने मिडिल ओवर्स में करा दिया। इसी तरह स्पिन ऑल टुगेदर देखें तो स्पिन की परफॉर्मेंस नीचे आ रही है। नशर सांधू उसको अगर हम देखते हैं उसके बड़े अच्छे स्टैट्स होते हैं, नॉर्मली उसकी इकॉनमी भी अच्छी होती है। तो थोड़ा सा हमें प्लान जो है ना उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक बनाने चाहिए। आई थिंक उनकी थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है लड़कियों की, उनसे हटके हम उनसे जो काम करवाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। पेस बॉलिंग कभी भी हमारा मैं कहूँगा कि स्ट्रेंथ नहीं रही है ना। हमारे पास की बहुत सारी लड़कियां हैं, ये 2-3 बॉलर्स ही हैं हमारे पास। तो आई थिंक प्लानिंग हम इससे थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। जो अपना रिसोर्सेज हैं इनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। सिद्रा अमीन करीब 3000 उनके रन हैं वनडे में, लेकिन वो वनडे की एस्टेब्लिश प्लेयर हैं और T20 में उसको चांस क्यों नहीं दिया? वो स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है? देखिए सिद्रा की अगर आप पिछले 1-1.5 साल से देखते हैं तो उसने बहुत मतलब वो सेंचुरियां इतनी बनाई हुई है, चाहे वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर के देखें उसके अंदर परफॉर्मेंस। साउथ अफ्रीका की तगड़ी टीम आई थी वर्ल्ड कप से पहले, बैक टू बैक सेंचुरी उसने की। इसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उसने रन किए थे। चलो ये मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन आप देखते हैं कि रिप्लेसमेंट जो हम बॉयज में भी हम एक डिस्कशन करते हैं कि हम रिप्लेसमेंट किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमने कोई लड़की उसकी जगह रखी भी है तो आई गेस मैं देखता हूँ सायरा जबीन एक लड़की नहीं आई है। तो अगर हमने सिद्रा अमीन को, सिद्रा का रन्स का कभी भी इशू नहीं रहा था, उसका स्ट्राइक रेट का इशू आता था कि शायद हमें लगता है कि इसको बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए। वही जो बाबर आजम के लिए कहते हैं, क्योंकि तनवीर हमारे साथ आज हैं लेकिन सिद्रा अमीन को वो लड़कियों की बाबर आजम कहते हैं, तो सेम इशू है दोनों का। देखिए टी20 में लेकिन बात फिर वही है ना, ये मैं इसको जोड़ूंगा रिजवान के साथ। आप रिजवान की जगह बाबर गौरी को आप लेके आगे हाजी गौरी को, तो अब वो देखिए वही की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले हैं ना। तो अब अगर आपने सिद्रा को, मेरा नहीं ख्याल है कि उसको रिप्लेस करना चाहिए था इस इवेंट के अंदर, लेकिन किया भी है तो उसकी जगह जो लड़की खेल रही है वो उससे भी नीचे स्ट्राइक रेट से खेल रही है। तो आई थिंक ऐसे मौके भी, और शी इज अ ब्रिलियंट फील्डर, शी इज अ गुड टीम गर्ल। मतलब आपको बड़ा अच्छा एक वो उसका पूरा एक पैकेज आपको मिलता है कि बड़ी जबरदस्त वो फील्डर भी है, एनर्जी टीम के अंदर लेके आती है, एक्सपीरियंस है। तो शायद उसको ड्रॉप करना भी मैं कहूँगा कि इतना अच्छा वो डिसीजन नहीं था। लेकिन जो रिप्लेसमेंट है वो भी आपको उस तरह की नजर नहीं आ रही है, उतने एविडेंस नहीं थे आपके पास उस रिप्लेसमेंट के भी। वो एविडेंस अब मैं जिम्बाब्वे वाली के तो बिल्कुल, मैं पहले भी बात की थी कि वो नहीं मैं कंसिडर करूंगा, आपकी बड़ी टीमों को अगेंस्ट है। वो देखें तो
टीम हमारी ऐसी है कि ये कर सकती है कुछ ना कुछ। आप देखेंगे हर वर्ल्ड कप के अंदर आप क्लोज जाके मैचेस आते हैं। लास्ट भी जो 50 ओवर्स में भी यही हुआ था। लास्ट T20 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वी आर वेरी क्लोज। पहला मैच हमने जिम्बाब्वे उसको हराया था, श्रीलंका को हराया था, और वी आर दैट क्लोज टू क्वालिफाई टू द सेमीफाइनल्स। तो पोटेंशियल तो है टीम के अंदर। आई थिंक लेकिन रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। चलें, टेक्निकल बातें वसीम भाई ने कर दी। जय शाह साहब को जानते हैं आप? बिल्कुल। वो कल फातिमा सना से मिले, बल्कि तमाम लड़कियों से मिले। जो कप्तान है फातिमा सना से हाथ मिलाया, तो इट इज़ गुड इन माय ओपिनियन। उनको मेरे ख्याल में कोई इन्होंने एहसान नहीं किया, उनको मिलाना चाहिए था, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन हैं और वुमेन क्रिकेट की जेंडर इक्वलिटी इस पे बहुत बात होती है। तो आईसीसी ने बहुत पैसा भी खर्च किया है इस मतलब पूरे नैरेटिव के ऊपर। सो बिल्कुल उनको मिलाना चाहिए था। आईसीसी के चेयरमैन है, ना मिलाते तो तब खबर थी, मिलाया है तो बिल्कुल उनको। हरमनप्रीत कौर भी साथ ही खड़ी थी, वो तो हाथ नहीं मिलाते। देखिए वो तो एक मेंबर बोर्ड है। मेरे ख्याल में जो उन्होंने एशिया कप में किया, फिर उसके बाद देखें सूर्य कुमार यादव जैसे भी हटे हैं कुछ लोग, तो ये भी बात करेंगे क्या उन्होंने जो पॉलिटिकल, हाँ कुछ पॉलिटिकल क्या उनके मामला भी थे, जो कि जिसको इस्तेमाल किया जाता है फिर उसको घर भी भेज दिया जाता है। ये भी होता है, जो जैसे आता है वैसे ही जाता है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपना जो कहते हैं ना चेयरमैन होने की ड्यूटी निभाई है, ये उनको करना चाहिए था। आप तारीफ करेंगे जय शाह साहब? नहीं, मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। उनकी जॉब थी ये, मतलब जॉब नहीं, उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा था। उनको तमाम कप्तानों की तरह पाकिस्तानी कप्तान से भी हाथ मिलाना चाहिए था। यही जॉब करने के लिए मोहसिन नकवी साहब जो आईसीसी के चेयरमैन थे, वो खड़े रहे ट्रॉफी देने के लिए, लेकिन आप लेने नहीं आए ट्रॉफी। जो उनका ओहदा था उसका तकाजा यही था कि आप वो चीज़ करते, या तो फिर आप इतना कोई बड़ा मतलब रीज़न बना लें कि भाई वो वहाँ ना होते, कोई और चेयरमैन होता। एक बात कह रहा हूँ, तो फिर आपकी बात पावर समझ में आती थी। जब वो वहाँ हैं तो आपको उन्हीं से ट्रॉफी लेनी थी, और ये अभी भी होगा जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है या आगे चल के मोहसिन नकवी साहब जहाँ पर इसमें मौजूद हैं, अगर कोई ट्रॉफी लेने की बात आएगी तो आपको उन्हीं से लेनी पड़ेगी, वरना फिर ट्रॉफी नहीं मिलेगी, जैसे अब तक नहीं मिली है। वसीम भाई, मेरा यही मौक़िफ़ है, जय शाह साहब ने बतौर आईसीसी चेयरमैन अच्छा जेस्चर दिखाया। यही सब मोहसिन नकवी साहब भी करने को तैयार थे, लेकिन आपने उसको सियासी मौजू बना लिया। देखिए मैं तो देखें अच्छा जेस्चर मैं फातिमा सना का बोलूंगा कि उसने हाथ मिला लिया। ये भी बात है। देखे ना कि जितना वो कुछ कर चुके हैं, जिस तरीके से पहले हो चुकी है चीजें, शायद फातिमा सना ही ने हाथ मिलाती है। फिर किसी पर हमारे जगह आपने स्टार्ट आपने किया हुआ है तो वही कंटिन्यू होता है। तो मैं तो फातिमा की तारीफ करूंगा कि उसने हाथ मिला लिया है। तो अब हमारा देखें हमेशा से ये मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि उसको करना चाहिए था या नहीं मिलाना चाहिए था उसको, लेकिन वो कर जाती तो इस पर कोई वो नहीं होता था। ठीक है, ये आप नहीं मिलाते तो हम भी नहीं मिलाते हैं, या आपने हमारे चेयरमैन के साथ ये किया हुआ तो हम आपके साथ भी ये कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हैं, और ये हिस्ट्री हमारी रही है। हमने कभी भी चीज़ों को मिक्स नहीं किया है, चाहे वो प्लेयर्स हैं चाहे वो हमारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, हमने कभी भी इस तरह का जेस्चर नहीं दिया है। तो अब वो हाथ मिला के उन्होंने वो गफार वाली बात है ना, कोई एहसान नहीं किया। ये तो काम है, सारे आप प्लेयर्स से मिल रहे हैं, सारे कैप्टन से आप मिल रहे हैं, तो अगर एक से हाथ ना मिलाते आप या वो आगे से रिफ्यूज कर देती तो बेइज्जती तो आपकी होनी थी ना उसके अंदर। तो आई थिंक ये चीजें शायद स्लोली इट कुड बी अ बिगिनिंग के यहाँ से स्टार्ट हो और आगे चल की चीजें और बेहतर हो जाएं। मेरे ख्याल में तो अब इन चीजों को हल हो जाना चाहिए। ये रोज रोज का यही कि हाथ मिला रहे हैं नहीं मिला रहे हैं, इन चीजों से हमें आगे बढ़ना चाहिए, स्पोर्ट्स को आगे रखना चाहिए। चलें वसीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ तमामी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। अब्दुल गफ़ार साहब का भी शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम देखा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा प्रोग्राम लगा, और उसके अलावा जो आप देखना चाहते हैं वो भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि लेकर आते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।